Hello everyone. So today we are going to solve some important PYQs of chemistry. ठीक है, तो इसमें मैंने पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के कुछ एक एक दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। टोटल 18 to 19 PYQs हैं शायद। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ टू गिव। ये 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। हमसे क्या पूछा है, जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है। तो देखो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज इज मेटल्स एंड, किसको, मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, जो हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है यानी कि HNO3 वो ऑक्सीडाइज करता है मेटल्स को और मेटेलॉइड्स को इक्वली इनटू ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इन दोनों को इक्वली ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सी एसिड्स में, और उसके बाद रिड्यूस हो जाता है टू NO2। इट गेट रिड्यूस्ड टू NO2 इस प्रोसेस में। ठीक है, इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ऊपर लिख देते हैं, ऑन रिएक्शन विद आयोडीन ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स आयोनिक एसिड। क्या बनाता है ये, आयोनिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो, आयोडीन प्लस HNO3 के 10 यहाँ पे मोल्स आते हैं हमारे पास। ये क्या देगा, 2HIO3 प्लस 10NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आयनिक एसिड हमें यहाँ मिल गया, प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल। यानी कि आंसर क्या आएगा भैया, हमारे पास आएगा करेक्ट आंसर C, HOIO2 हमारे पास करेक्ट आंसर आने वाला है B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो भाई इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास D है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप हेलोजेंस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता जाता है। एक मिनट, देखो यहाँ पे, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप इन हैलोजन। सबसे पहला मैं आपको एक दो बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाले की, देखो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, F2 की, वो हमेशा कम होती है। F2 की हायर नहीं होती, हमेशा कम होती है, लेस देन दैट ऑफ Cl2, क्लोरीन से हमेशा कम होती है। क्यों होती है भाई कम, इसका रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। रिपल्जन का मतलब होता है दूर दूर जाना। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के कारण ऐसा होता है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। किसको एट्रीब्यूटेड है ये, जो फ्लोरीन का साइज जो होता है वो कैसा होता है भाई, स्मॉल होता है। कैसा होता है साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास था क्लोरीन वाला। तो क्लोरीन के पास जो है हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। यहाँ पे फ्लोरीन का दे रखा है लेकिन गलत है। इसके किसके पास होती है हाईएस्ट, क्लोरीन के पास होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स, क्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण और ग्रेटर नहीं, किसके कारण, ये फ्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण और इसकी ग्रेटर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के कारण, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl। HF हमेशा एक वीकर एसिड होता है भाई, वीकर एसिड होता है HCl के कंपैरिजन में, ड्यू टू किस वजह से, इसका हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज ट्रू। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बेसिकली हमें करेक्ट ही बताना है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होती है, 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। तो D हमारे पास जो है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। PH3 एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है NH3 के कंपैरिजन में कम होता है। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो NH3 होता है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि भाई जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कितनी दूर मैंने देन लिख दिया है, देन PH3। ऐसा क्यों भाई, ड्यू टू जो X और H के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो X और H के बीच की जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है भाई, ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द
ग्रुप। ठीक है, तो जो डिक्रीज हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ये किस वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एलिमेंट की, वही डाउन द ग्रुप वो भी डिक्रीज होती है। तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे साइज में स्मॉल होता है, जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली। डाउन द ग्रुप जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होती है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन H बॉन्डिंग। NH3 के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये एग्जिबिट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इजिली ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग, हीट करने पर प्रोड्यूस करेगा NO2, में से कौन सा प्रोड्यूस करेगा भाई, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बी, देखो मैं करके बता देती हूँ। AgNO3 कैसे करेक्ट है, AgNO3 को मैंने हीट कर दिया, Ag प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस NO2 में स्प्लिट हो गया, इसने दे दिया हमें क्या, NO2। अब मैं अगर बात करूं NaNO3 की, इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करा दिया, हमारे पास आएगा 2NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और मैं अगर आगे बात करूं NaNO3 की, अगर मैं बात करूं तो ये अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कराए तो 2Na2O प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन, हमारे पास ये आएगा। तो जेंटल हीटिंग पर अमोनियम नाइट्रेट जो है नाइट्रोसिस ऑक्साइड बना देता है। ऑन रैपिड जो हीटिंग है, रैपिड हीटिंग के दौरान, रैपिड हीटिंग मतलब होता है कि जल्द, मतलब बहुत तीव्रता से हम जो हीट प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब यहाँ पे इसको अपने अमोनियम नाइट्रेट को, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड का मतलब होता है कि फट जाएगा रैपिड हीटिंग के दौरान, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मेरे पास है NH4NO3, देख सकते हो आप, अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं करूं तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा टू प्रोड्यूस N2O, यानी कि नाइट्रोजन एंड वो अमोनियम का है, अमोनियम जो है उसका नाइट्रेट का, ये हमारे पास इसका। ठीक है, ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म्स नाइट्रोजन एंड, और अगर हम अमोनियम नाइट्राइट को, ये होता है भाई अमोनियम नाइट्रेट, NO3 जो है वो होता है अमोनियम नाइट्राइट, और जो NH4NO3 हमारे पास ये, हाँ यही तो है, ये नाइट्राइट है, और ये जो ऊपर वाला NO2 वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, 2 जिसके पास है वो नाइट्रेट हो गया, 3 जिसके पास है वो क्या हो गया, नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब हम। यहाँ पे बोला गया है कि कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ, कैटेनेशन किस चीज की एबिलिटी है भाई, देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, ये तो बहुत बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो कि लॉन्ग चेन जो आइडेंटिकल एटम्स की बना सके उसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स among themselves giving rise to chains and rings। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स इनमें से कौन से हैं वो बताना है। 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका डी होगा, CuO, FeO एंड NiO। देखो बेसिसिटी क्या होता है, सबसे पहले आप ये चीज समझो, ये एक प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की, क्या करने के लिए, टू डोनेट, जो कि अनशेयर्ड, जो जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वाटर में उनको डोनेट कर सके, डोनेट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर। बेसिसिटी क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की टू डोनेट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रॉन
पेयर अवेलेबिलिटी की, भाई कितना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अवेलेबल है। जितना ज्यादा मतलब द मोर अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन्स द मोर रेडिली दे कैन बी डोनेटेड, ठीक है, जितने ज्यादा वो अवेलेबल होंगे उतने रेडिली उनको डोनेट कर पाएंगे। देयरफॉर द स्ट्रोंगर विल बी बेस, और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। बेसिसिटी हमेशा डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज, किस कंडीशन में बेसिसिटी डिक्रीज होती है ये जानना जरूरी है। बेसिसिटी कब डिक्रीज होती है, जब क्या हो, इंक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि भाई कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम के वो इन्वॉल्व नहीं हुए बॉन्डिंग में, उसको बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट। देयरफॉर जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, एज अ रिजल्ट वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और बिहेव करेगा एज अ बेस। तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स विल बी, हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, एक एलिमेंट जो है 3D ट्रांजिशन सीरीज का दो ऑक्सीडेशन स्टेट x और y शो करता है, डिफरिंग बाय 2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं ये। द कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट देन कंपाउंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कंपाउंड कैसे होंगे वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास इसका बी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब ये बता देती हूँ कैसे करेक्ट है। आपने फजांस रूल सुना होगा, एज पर फजांस रूल बता देती हूँ क्या है। इसमें क्या होता है भाई, जो कोवेलेंट नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोलराइजेशन के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन मेटल आयन। देयरफॉर जो ऑर्डर होता है कोवेलेंट नेचर का वो कैसा होता है भाई, एक्स का ज्यादा होता है, सॉरी वाई का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्स, ठीक है, वाई का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्स। तो यूजुअली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म्ड वो मोस्टली कैसे होते हैं भाई, आयनिक ही होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं वो आयनिक। 3D की बात करी गई है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कैसे होते हैं मोस्टली आयनिक। हमारे पास यहाँ पे 2 आयनिक के हैं, 2 कोवेलेंट के। आप इतना याद रख सकते हो कि +2 और +3 के केस में, ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हमेशा क्या होता है, बॉन्ड्स मोस्टली आयनिक होते हैं। जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 के डिफरेंट एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound, in compound, mass of that element in compound upon molar mass of compound। ये होता है फॉर्मूला into 100, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना सबसे पहले। तो मैं अगर इसके मोलर मास की बात करूं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 22.99 बेसिकली, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसका कितना होगा सल्फर, यहाँ पे इसको करेंगे हम, सल्फर का कितना आएगा 32.06 सल्फर का होता है, ठीक है। प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, ठीक है, इज इक्वल टू निकालोगे तो आएगा 142.04 ग्राम, इतना आएगा, ठीक है। ये मोलर मास निकालना तो आपको आता ही होगा। तो मास परसेंटेज अगर मैं सोडियम की निकालूं, खाली सोडियम की पहले, ठीक है, सोडियम की अगर हम निकालें मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, क्या बोला था मैंने, मास ऑफ दैट एलिमेंट। कंपाउंड में इसका मास कितना था 45, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 45.98 इंटू 100 अपॉन टोटल हमारे पास कितना है 142.04, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 32.37 इसका आंसर। सल्फर का अगर मैं निकालूँ इसका तो इसमें हमारे पास कितना था 32.6 इंटू 100 अपॉन 142.04 जो टोटल था। सोल्व करोगे आएगा 22.5। सिंपल ही फॉर्मूला पुट करना भाई, कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन का क्या आएगा, कितना है ऑक्सीजन का टोटल 2 इंटू 16 कितना हो गया 64 इंटू 100 अपॉन टोटल कितना है 142.04। सोल्व करोगे आंसर आएगा 45.06। सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलर मास निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व।
ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हेन 10 ml ऑफ प्रोपेन गैस, जब 10 ml प्रोपेन गैस को कंबस्ट किया गया, कंप्लीटली उसको कंबस्टेड कर दिया, मतलब जला दिया, तो वॉल्यूम जो है CO2 की ऑब्टेन जो हुई सिमिलर कंडीशन में वो कितनी होगी? A B C D, चार ऑप्शन है, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा देख लेते हैं करके। देखो, जो गे लुसेक्स लो होता है, गे लुसेक लो क्या होता है उसका मतलब, उसमें क्या होता है, गैसियस वॉल्यूम स्टेट्स दैट कि जब गैसेस कंबाइन हो या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस हो एक केमिकल रिएक्शन में, देन दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम। तो उस दौरान जो क्या मतलब क्या जो है प्रोवाइड करती हैं गैसेस, जो भी रेशियो प्रोवाइड की जाती है गैसेस के द्वारा जितने भी वॉल्यूम में, वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे मिलती है हमें। तो इन कंबशन ऑफ प्रोपेन, अगर हम बात करें इन कंबशन ऑफ प्रोपेन, तो क्या आएगा हमारे पास, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या आएंगे, देखो CO2 एंड H2O, ये दो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, हम करके देख लेते, C3H8 ये होता है प्रोपेन का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, तो एज पर बैलेंस रिएक्शन एंड गे लुसेक्स लो, 1 मिलीलीटर अगर प्रोपेन गैस, 1 मिलीलीटर की प्रोपेन गैस अगर प्रोड्यूस कर रही है 3 ml ऑफ कितना CO2, 3 ml CO2 अगर वो प्रोड्यूस कर रही है, तो भाई यहाँ पे 10 ml पूछा है, तो 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आएगा, 30 ml ऑफ CO2। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया भाई, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्ट, इंपिरिकल फॉर्मूला बताना है किसका, सोल्ट का। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो KAlS2O8 ये किसकी फॉर्म में होता है, देखो इसमें स्प्लिट करें अगर डिसोसिएट करें आयंस में, तो K पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जहां पे ये K पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव के पास क्या होता है, टोटल पॉजिटिव 4 +4 चार्ज होगा इनके पास मिलाकर, +3 इसका +1 इसका। और अगर मैं बात करूं SO4 2 नेगेटिव, किसके पास होता है, -2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर 1 K पॉजिटिव, एक पोटेशियम के चार्ज के लिए और एक एल्यूमिनियम के तो आयंस के लिए, तो मुझे कितने रिक्वायर होंगे, वी विल रिक्वायर 2, हमारे पास जो है हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, 2 सल्फेट आयंस की। ठीक है, नेगेटिव, तो करेक्ट इंपिरिकल फॉर्मूला मेरे पास आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। तो हमें क्या बताना है, क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने होंगे, हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3.2 ग्राम। हम फॉर्मूला जानते हैं मोल्स का, आपको निकालना आता होगा मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 जो मोल्स होंगे कितने होंगे, 3/2, और ऑक्सीजन का मोलर मास जानते हो आप, 16 दूनी 16 2 32, यानी कि 0.1 मोल हमारे पास आंसर आ गया। अगर अब हम फॉर्मूला अपने अप्लाई करें अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इनटू Na क्या होता है भाई, एवोगैड्रो नंबर, यानी मोल्स निकल गए 0.1, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। आपको गिवन हो भी सकता है, नहीं भी, तो याद रहनी चाहिए ये चीज। सोल्व करोगे क्या आएगा, 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक यहाँ पे जो 0 पॉइंट था इससे यहाँ पे ये कट गया, 22 हो गया। सिंस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंटेन कर रहा है 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का O2 का वो कंटेन कर रहा है 2 ऑक्सीजन के एटम, तो हम लिख सकते हैं, सो 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना कंटेन करेंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22। सोल्व करोगे क्या आएगा, 12.04 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन के एटम। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सीक्वेंस में फॉर्मूले लगा के करना है। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 ग्राम 1 किलोग्राम।
ठीक है, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के 1 किलोग्राम को मोल मतलब 1 किलोग्राम उसका वेट होगा। तो देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं क्या होगा 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये होगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है भाई, ये याद होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या चार्ज आता है, ठीक है, न्यूट्रल पे क्या होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ 1 किलोग्राम में तो कितना होगा 1/9.108 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये आ गया। तो 1 मोल जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कंटेन करेगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख के इनटू में एवोगैड्रो नंबर से इसका क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन 6.02223 इंटू 10⁻23। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, ये याद रहना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई 10⁸ अपॉन 9.108 इंटू 6.023। ये आपके पास आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 5.8 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेज, ये होता है वेज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 7.25 ग्राम्स, देन द गैस कैन बी। 4 ऑप्शन हमारे पास है, कौन सी गैस होगी इसमें से वो भाई। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। कैसे होगी मैं बता देती हूँ। हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर मोल्स वाला फॉर्मूला, और मैंने अभी पीछे क्वेश्चन मोल्स वाले फॉर्मूले से निकाला था, आपको याद हो तो क्या लिखा था मैंने वहां पे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, गिवन मास कितना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलिकुलर मास कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे हमारे पास आएगा 22.4। ठीक है, 22.4। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज को, क्या आएगा 7.25 ग्राम जो हमें गिवन है अपॉन एम इज इक्वल टू 5.8, ये जो कि वॉल्यूम हमें दे रखी है। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होगी। गिवन मास 7.25, मोलर मास नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ गैस 5.8, अपॉन में क्या आएगा 22.4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, एक मिनट, क्या आंसर आएगा m इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आंसर आया। और ये मोलर मास किसका होता है भाई, ये 28 मोलर मास होता है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है भाई रस्ट क्या है ये बताना है। देखो रस्ट क्या होता है, इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम बोलते हैं रस्ट। फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन था, Fe2O3.H2O, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है सबसे पहली बात, जिसमें क्या होता है, जिसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में, यानी Fe किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, एक एनोडिक साइड के ऊपर, ठीक है, आयरन के सरफेस के ऊपर, और दूसरी साइड ऑफ मेटल पे जो एक्ट करेगी एज कैथोड, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा किसमें, वाटर में रिड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होते हैं कैथोड से, मतलब कैथोड पर ट्रांसफर होते हैं एनोड से, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग जो है मेटल के थ्रू। तो वाटर यहाँ पे एज अ सोलवेंट काम करता है, और रस्ट क्या है, फाइनली फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव का जो है सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो क्या करता है भाई, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मतलब जो है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होता है ये। ठीक है, तो रस्टिंग ये प्रोसेस होती है। हालांकि यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था और ये आपको पता होना चाहिए। How many coulombs are required to reduce 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनाइलिन? कितने कुलम्स जो है रिक्वायर हैं रिड्यूस करने के लिए 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं अगेन। देखो C,
6H5NO2 प्लस 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा C6H5NH2 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अगर एक मोल में 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन है उसको रिक्वायरमेंट है कितने, रिक्वायर 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसको रिक्वायर है कितने, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 6F चार्ज इज रिक्वायर्ड, 6 फेरेडे, F यहाँ पे होता है भाई फेरेडे, 6 फेरेडे चार्ज इज क्या है, रिक्वायर्ड है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 इंटू ये फेरेडे का जो है जो वैल्यू होती है आपको याद रखनी होती है 96500 कुलाम, ठीक है, ये याद रखनी होती है। तो यहाँ पे अगर एक फेरेडे में 96500 कुलाम होती है तो हंस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन में कितना होगा, 6 इंटू 96500 इंटू 12.3 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 123, ठीक है, 123 जिसका मोलर मास होता है। तो सोल्व करोगे यहाँ पे आंसर आएगा 57900, 57900 यानी कि डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है किसी भी सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्टेंस को, जी एक क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का, इज द इनवर्स होता है, कंडक्टेंस किसका इनवर्स होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है, यानी कि आर का। तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी इनवर्स है, आर बढ़ेगा कंडक्टेंस कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो भाई कंडक्टेंस कम हो जाती है। ऑब्वियसली भाई जितनी ज्यादा रुकावट पैदा होगी, रेजिस्टेंस वही तो होता है, प्रतिरोधक शक्ति कुछ काइंड ऑफ कहते हैं इसको हिंदी में, तो जितनी ज्यादा रुकावट बढ़ेगी कंडक्टेंस उतनी तो कम होगी ना, तो ये अंडरस्टूड है बात। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डायरेक्ट मेजर है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के ऊपर बात होगी, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कंडक्टेंस कितनी होनी है, कंडक्टिविटी, ठीक है।